हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर फीड इंडिया। आज हम करेंगे मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया बहुत बहुत फेमस नॉवल है द हैंडमेड्स टेल। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर जंप करना चाहते हैं जैसे कि समरी या बैकग्राउंड या सेटिंग, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स पर जाकर उन पर क्लिक कर सकते हैं। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। आते हैं इंट्रोडक्शन पर। हैंडमेड्स टेल मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखा गया एक डिस्टोपियन नॉवल है। मार्गरेट एटवुड एक कनेडियन ऑथर हैं। द हैंडमेड्स टेल 1985 में पब्लिश हुआ था और जो इसकी सेटिंग है वो एक इमेजिनरी जगह है, द रिपब्लिक ऑफ गिलियाड, जहां पर ये नॉवल सेट है। गिलीड नहीं बोलेंगे, जिलीड नहीं बोलेंगे, गिलियाड। अब सबसे पहले आते हैं इस वर्ड पे, डिस्टोपियन नॉवल। डिस्टोपिया क्या होता है? तो दो वर्ड्स होते हैं, यूटोपियन और डिस्टोपियन फिक्शन, जो कि दो जॉनर्स हैं स्पेक्युलेटिव फिक्शन के। स्पेक्युलेटिव फिक्शन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यूटोपियन और डिस्टोपियन फिक्शन दो जॉनर हैं स्पेक्युलेटिव फिक्शन के, जो कि सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं। अब जो यूटोपियन फिक्शन होता है वो एक ऐसी सेटिंग को पोर्ट्रे करता है जो कि ऑथर के जो खुद के बिलीव्स हैं, जो आइडियल्स हैं, या फिर जो ऑथर के खुद का ईथॉस है उसके साथ अग्री करता हो। एक ऐसी सेटिंग को पोर्ट्रे करता है जहां पर एक दूसरी रियलिटी के ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि जो रीडर्स हैं उनको अपील करते हैं। इसका ऑपोजिट होता है डिस्टोपियन फिक्शन, कि वो एक ऐसी सेटिंग को पोर्ट्रे करता है जो कि ऑथर के जो खुद के बिलीव्स, आइडियल्स, जो ऑथर का खुद का ईथॉस है उसके साथ कंप्लीटली डिसएग्री करता हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो डिस्टोपियन है, जो डिस्टोपियन फिक्शन है, जो डिस्टोपिया है, वो एक ऐसी सोसाइटी को कैरेक्टराइज करता है जो कि फोकस करती है जो ऑथर के खुद के ईथॉस है उसके ऑपोजिट को। जैसे कि मास पॉवर्टी हो गया, मास पॉवर्टी यानी कि गरीबी, पब्लिक मिसट्रस्ट, सस्पिशन, पुलिस स्टेट या ऑपरेशन। जो डिस्टोपियन लिटरेचर होता है, इट सर्व्स to provide fresh perspectives on problematic social and political practices that might otherwise be taken for granted or considered natural and inevitable. अगर बिल्कुल शॉर्ट में कहें कि डिस्टोपियन फिक्शन क्या होता है, तो इट्स अ जॉनर विच डिस्क्राइब्स एन इमेजिनरी प्लेस जहां पर लाइफ जो है इट इज एक्सट्रीमली बैड बिकॉज ऑफ deprivation or oppression or terror. So I hope this term dystopia, dystopian novel, dystopian genre, that is clear to you, and it is very important in the context of this particular novel. Moving forward, now we come to the background of The Handmaid's Tale. So जो मार्गरेट एटवुड है उन्होंने अपने इस वर्क को, हैंडमेड्स टेल को, she herself described it as a work of speculative fiction, not science fiction. और ये वाला जो नॉवल है, it offers a satirical view of various social, political and religious trends of the United States in the 1980s. 1980 के दशक के जो काफी सारे सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस ट्रेंड थे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में, उसके ऊपर एक सैटिरिकल व्यू को प्रस्तुत करती है। अब स्पेक्युलेटिव फिक्शन क्या होता है? स्पेक्युलेटिव फिक्शन एक काफी ब्रॉड कैटेगरी है फिक्शन का, जिसके अंदर काफी सारे जॉनर्स आते हैं, जैसे कि साइंस फिक्शन, फैंटेसी, हॉरर, सुपर हीरो फिक्शन, alternate history, utopian and dystopian fiction, and supernatural fiction. And it also has elements, speculative fiction has elements that do not exist in reality, recorded history, nature, or the present universe. And such fiction, जो speculative fiction होता है, it covers various themes in the context of supernatural, futuristic, and अदर इमेजिनेटिव realms. तो जो मार्गरेट एटवुड थी, उनका मोटिवेशन इस नॉवल को लिखने के पीछे was her belief कि 1980s में जो रिलीजियस राइट था, द रिलीजियस राइट वाज डिस्कसिंग what they would do with women और to women, के वो औरतों के साथ क्या करेंगे if that religious right, जो right और left की बात होती है ना, कि right is the extremist one and the left ones are considered as the liberal ones, तो वो वाला जो religious right था, what they would do to women, with women, if they took power, अगर वो religious right जो था, अगर वो extremist जो थे, if they came to power, कि वो औरतों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे अगर उनको पावर मिल गई तो। Now we come to the setting of The Handmaid's Tale. Now, like I have been saying, that the novel is set in a dystopian future. The Handmaid's Tale imagines
that sometime in the near future of our own world एक पॉलिटिकल ग्रुप है कॉल्ड द सन्स ऑफ जेकब जिसने यूएस की जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दिया है, उसको गिरा दिया है और एक नई कंट्री बनाई है द रिपब्लिक ऑफ गिलियाड करके। और जो गिलियाड इस कंट्री का जो लॉ है वो लूजली बेस्ड है ऑन एन एक्सट्रीमिस्ट रीडिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट और बहुत बहुत ऑप्रेसिव है। जो यहाँ का कानून है, जो यहाँ का लॉ है, दैट इज वेरी ऑप्रेसिव। जहाँ पर जो औरतें हैं उनको काम करने की इजाजत नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पोजेस कर सके, ओन कर सके या पढ़ सके, इसकी इजाजत नहीं है। सेक्स आउटसाइड मैरिज दैट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। जो ब्लैक अमेरिकन हैं दे हैव बीन फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड उनको एक दूसरी जगह जिसको होमलैंड करके बोला गया है वहां रेलोकेट कर दिया गया है। जो नॉवल का एक्शन है, जो भी नॉवल में घटनाएं होती हैं, दैट टेक्स प्लेस इन व्हाट वंस वाज द हार्वर्ड स्क्वायर नेबरहुड ऑफ कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू नाउ, जो नॉवल है इट इज टोल्ड बाय अ फर्स्ट पर्सन नैरेटर ऑफ्रेड करके। ऑफ्रेड इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। वी विल कम टू द नेम इन अ फ्यू मिनट्स। जो उसकी करंट लाइफ की डिटेल्स है उसके बारे में प्रेजेंट टेंस में बात की जाती है और जो उसकी पुरानी लाइफ, जो उसकी अर्लियर लाइफ थी, उसके बारे में पास्ट टेंस में बात की जाती है और फ्लैशबैक्स को यूज किया जाता है। अब क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नैरेटर यानी कि मैं बात कर रही हूँ, दैट इज द फर्स्ट पर्सन नैरेटर। तो बिकॉज क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन नैरेशन है तो हमें सिर्फ वही देखने और सुनने को मिलता है जो कि ऑफ्रेड हमें दिखाना चाहती है, जो कि वो चूज करती है हमें दिखाना। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आर विजन इज लिमिटेड। अब प्रेजेंट टेंस जो यूज किया गया है दैट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कन्फाइनमेंट के जैसे ऑफिशियली ऑफ्रेड जो है उसका कोई पास्ट नहीं है एंड शी हैज नो नॉलेज कि उसके फ्यूचर में क्या होगा। तो वी एज अ रीडर वी टू आर स्टक इन द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ अर स्टोरी। हम भी उसके साथ उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं उसकी स्टोरी के और हम वेट करते हैं कि वो हमें बताएगी, एक्सप्लेन करेगी कि कैसे शी केम टू बी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और कि शायद वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। एंड नाउ वी स्टार्ट विद द समरी। सबसे पहले आते हैं हम नाम के ऊपर, ऑफ्रेड। यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ये कैसा नाम है ऑफ्रेड। तो जो ऑफ्रेड है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स लाइक ऑफ प्लस फ्रेड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑफ प्लस फ्रेड, इसका क्या मीनिंग है कि शी इज ऑफ फ्रेड, कि वो फ्रेड की है। ऑफ्रेड जो नैरेटर है उसका असली नाम नहीं है। जो हैंडमेड के नेम्स हैं इट कंसिस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ फॉलोड बाय जो उस हैंडमेड का कमांडर है उसका जो नाम है उसके साथ। सो फ्रेड इस वाली पर्टिकुलर हैंडमेड का कमांडर है टू विच शी बिलोंग्स एंड दैट इज वाई ऑफ प्लस फ्रेड, ऑफ फ्रेड। ऐसे ही बाद में एक नाम आएगा ऑफ ग्लेन विच इज ऑफ प्लस ग्लेन, यानी कि उस हैंडमेड का जो कमांडर है उसका नाम ग्लेन है एंड दैट इज वाई जो ये हैंडमेड है इसका नाम है ऑफ ग्लेन। नाउ वी कम टू द समरी। ऑफ्रेड जो है शी इज अ हैंडमेड। इस रिपब्लिक ऑफ गिलियाड में शी इज अ हैंडमेड और ये जो रिपब्लिक ऑफ गिलियाड है इट इज अ टोटलिटेरियन एंड थियोक्रेटिक स्टेट। अब टोटलिटेरियन और थियोक्रेटिक दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं नॉवेल के लिए। दोनों के मीनिंग आपकी स्क्रीन पर है। टोटलिटेरियन का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट which is centralized and dictatorial or that requires complete subservience to the state. And theocratic का meaning relating to or denoting a system of government जहां पर जो priest हैं वो भगवान के नाम पर रूल करते हैं। Both the terms are very important. So ऑफ्रेड जो है वो इस रिपब्लिक ऑफ गिलियाड में एक हैंडमेड है और ये रिपब्लिक ऑफ गिलियाड जो है दिस हैज रिप्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पर काफी लो रिप्रोडक्शन रेट्स होने की वजह से जो हैंडमेड्स हैं उनको उन एलीट कपल्स को असाइन किया जाता है जिनको बच्चा करने में प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ये हैंडमेड्स उन कपल्स के बिहाफ पर दे कंसीव देयर चाइल्ड। जो ऑफ्रेड है शी सर्व्स द कमांडर। नाउ कमांडर इज अनदर कैरेक्टर इन द स्टोरी और उसकी वाइफ का नाम है सेरीना जॉय हु वाज अ फॉर्मर गॉस्पेल सिंगर एंड शी इज ऑल्सो एन एडवोकेट फॉर ट्रेडिशनल वैल्यूज। हर महीने जब ऑफ्रेड अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के, अपनी पीरियड साइकिल के उस टाइम पर, परफेक्ट टाइम पर होती है, राइट पॉइंट पर होती है, व्हेन शी कैन कंसीव, तो शी मस्ट हैव रिचुअलाइज्ड सेक्स विद द कमांडर एक पर्टिकुलर पोजीशन में। वो पोजीशन क्या है, लाइक उसमें सेरीना
जो कमांडर की वाइफ है, शी सिट्स बिहाइंड ऑफरेड, उसके हाथ पकड़ के, एंड कमांडर हैज सेक्स विद ऑफरेड। नाउ ऑफरेड की जो फ्रीडम है बाकी और सारी औरतों की फ्रीडम की तरह इट इज कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। वो घर में से सिर्फ तब बाहर निकल सकती है अगर उसे कहीं शॉपिंग पर जाना हो। अपना जो उसका कमरा है उस घर के अंदर, वो उसके कमरे का दरवाजा भी कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकती। एंड आईज, अब आइज क्या है, जो गिलियाड है वहां की सीक्रेट पुलिस फोर्स का नाम है द आइज, वो ऑफरेड की हर पब्लिक मूव पर नजर रखती है। नाउ ऑफरेड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ डेली लाइफ के, और वो काफी फ्रीक्वेंटली फ्लैशबैक्स में जाती रहती है जिनसे कि रीडर रिकंस्ट्रक्ट कर पाता है द इवेंट्स which lead up to the beginning of the novel। तो यहाँ पर पता चलता है कि पुराने वर्ल्ड में बिफोर गीलियाड, जब गीलियाड नहीं था उससे पहले ऑफरेड का अफेयर था एक ल्यूक नाम के आदमी के साथ, और जो ये ल्यूक था ही वॉज अ मैरिड मैन एंड ल्यूक डिवोर्स्ड हिज वाइफ। उसने अपनी बीवी को तलाक दे के ऑफरेड से शादी करी थी और दोनों का एक बच्चा भी था साथ में। जो ऑफरेड की माँ थी शी वॉज अ सिंगल मदर और फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी। ऑफरेड की जो बेस्ट फ्रेंड थी मोयरा, शी वॉज अ फियर्सली इंडिपेंडेंट वुमन। अब जो ये गीलियाड के पीछे, गीलियाड को बनाने वाले चलाने वाले जो मास्टरमाइंड्स थे, जो आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने मिलिट्री का यूज करके जो यूएस का जो प्रेसिडेंट था, दे असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस एंड दे लॉन्च्ड अ कू। इसको कूप नहीं बोलते हैं, कू बोलते हैं, पी साइलेंट है। कू होता क्या है? इट्स अ सडन एंड वायलेंट एंड इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट, के जब आप जो गवर्नमेंट है उससे इलीगली और वायलेंटली और सडनली सारी पावर उससे छीन लेते हो और उस गवर्नमेंट को गिरा देते हो, तो दैट्स अ कू। सो ये जो आर्किटेक्ट्स थे, ये जो मास्टरमाइंड्स थे गिलियाड के पीछे, दे डिड दैट, दे लॉन्च्ड अ कू बाय असैसिनेटिंग द प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। और ये क्लेम करा था उन्होंने उस टाइम पे कि ये जो पावर है, दे आर टेकिंग दैट पावर टेम्पररीली, एंड व्हेन दे केम टू पावर दे क्रैक डाउन ऑन विमेन्स राइट्स। जो औरतें थी वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती थी, जॉब्स नहीं कर सकती थी। तो जो ऑफरेड और लूक थे वो अपनी बेटी के साथ कंट्री छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं कनाडा के लिए, पर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और दोनों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। एंड ऑफरेड ने उसके बाद से, जब से ये उनको पकड़ा गया था, ऑफरेड ने तब से अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को नहीं देखा है। उसके पकड़े जाने के बाद ऑफरेड की जो मैरिज थी उसको वॉइड मान लिया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया था। बिकॉज किस बेसिस पे कि क्योंकि जो ल्यूक है ही वॉज डिवोर्स्ड, और उसको भेजा जाता है, जो ऑफरेड है उसको भेज दिया गया था रेचल और लिया री एजुकेशन सेंटर में, जिसको वहां के इनहैबिटेंट्स रेड सेंटर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर इस सेंटर में होता क्या है कि जो औरतें हैं, जो औरतें यहाँ लाई जाती हैं, उनके अंदर वो जो गिलियाड की जो आइडियोलॉजी है, जो उसके बिलीव्स हैं, वो उनके अंदर डाले जाते हैं ताकि उनको हैंडमेड्स बनने के लिए तैयार किया जा सके। अब ये एक और कैरेक्टर है आंट लीडिया, ये सुपरवाइज करती हैं औरतों को वहां पर और स्पीच देती हैं। जो गिलियाड के बिलीफ हैं उनकी बहुत बड़ी बड़े शब्दों में तारीफ करती हैं कि जो औरतें हैं उनको आदमियों से नीचे होना चाहिए, दे शुड बी सबसर्वियंट टू मेन, और उनका सिर्फ एक काम है बच्चे पैदा करना। जो आंट लीडिया है शी ऑल्सो आर्ग्यूज कि ये वाला जो सोशल ऑर्डर है जहां पर औरतें आदमियों से कम हैं और जो बच्चे पैदा करती हैं, दिस काइंड ऑफ अ सोशल ऑर्डर इट अल्टीमेटली ऑफर्स विमेन मोर रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी, कि ये वाला जो ऑर्डर है इससे औरतों को ज्यादा रिस्पेक्ट और सेफ्टी मिलेगी एज कंपेयर टू दी ओल्ड ऑर्डर प्री गिलियाड सोसाइटी जो उनको ऑफर करती थी उसके कंपैरिजन में। मोयरा, जो कि मैंने बताया ऑफरेड की दोस्त है, शी इज ऑल्सो ब्रॉट टू द रेड सेंटर, लेकिन वो वहां से भाग जाती है एंड ऑफरेड को नहीं पता कि उसके साथ होता क्या है। उसके बाद जो ऑफरेड है उसको कमांडर के घर पर असाइन किया जाता है एंड हर लाइफ सेटल्स इनटू अ रूटीन। तो जो ऑफरेड है वो एक और हैंडमेड है ऑफ ग्लेन, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में दिया था, उसके साथ शॉपिंग ट्रिप्स पे जाती है एंड दे विजिट द वॉल आउटसाइड व्हाट यूज्ड टू बी द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां पर जो रिबेल्स हैं, जिन्होंने रिबेल किया था, उनकी बॉडीज को टांगा गया है, हैंग किया गया है। जो ऑफरेड है उसको डॉक्टर के पास फ्रीक्वेंटली जाना होता है ये देखने के लिए कि कहीं उसको कोई बीमारी या कोई डिजीज या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और जो ऑफरेड है शी ऑल्सो मस्ट एंड्योर द सेरेमनी। अब ये सेरेमनी क्या है? जहां पर कमांडर घर के जो भी मेंबर्स हैं उनको बाइबल में से रीड करता है एंड देन ही गोज टू द बेडरूम, जहां पर सेरीना और ऑफरेड उनका वेट करते हैं
कमांडर का वेट करते हैं एंड व्हेन ही कम्स ही हैज सेक्स विद ऑफरेड। तो ये वाला रूटीन रहता है ऑफरेड का। पहला ब्रेक इस रूटीन से तब आता है जब जो ऑफरेड है वो डॉक्टर को विजिट करती है और जो डॉक्टर है ही ऑफर्स टू हैव सेक्स विद हर ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, सजेस्टिंग कि जो उसका कमांडर है वो प्रोबेबली इनफर्टाइल है, कि वो शायद बच्चे नहीं कर सकता। ऑफरेड मना कर देती है। जो डॉक्टर का ये प्रपोजिशन है इट इज वेरी रिस्की, क्योंकि अगर वो पकड़ी गई तो उसको वहां से भेज दिया जाएगा। तो एक सेरेमनी के बाद, ये वाली जो सेरेमनी है उसके बाद, कमांडर अपने गार्डनर और शॉफर, शॉफर होता है ड्राइवर, निक को ऑफरेड के पास भेजता है बोलने के लिए कि कमांडर ने उसको स्टडी में बुलाया है अगली आने वाली रात को। तो जो ऑफरेड है वो कमांडर को रेगुलरली विजिट करना शुरू करती है। दे स्टार्ट टू प्ले स्क्रैबल, और स्क्रैबल खेलना इज नॉट अलाउड इन गिलियाड, इट इज फॉरबिडन बिकॉज जो औरतें हैं दे आर नॉट अलाउड टू रीड। अब कमांडर और ऑफरेड दे स्टार्ट टू प्ले स्क्रैबल। वो जो कमांडर है वो ऑफरेड को जो पुरानी कुछ मैगजीन्स हैं जैसे कि वोग करके उनको देखने देता है। एंड एट द एंड ऑफ द सीक्रेट मीटिंग्स कमांडर आस्क्स ऑफरेड टू किस हिम। अब क्या होता है कि ये वाली जो शॉपिंग ट्रिप्स जो वो करती है ऑफ ग्लेन के साथ ऑफरेड, तो ऐसी एक शॉपिंग ट्रिप में ऑफ ग्लेन ऑफरेड को बताती है कि जो ऑफ ग्लेन है वो मेंबर है एक अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम है मेडे। ये जो मेडे ऑर्गेनाइजेशन है it is dedicated to overthrowing Gilead. And meanwhile, what happens is that Offred begins to find कि जो ceremony है, it feels different and less impersonal now. क्यों? Because now she knows the commander. अब उनकी ये जो night time conversations हैं, they begin to touch on the new order that the commander and his fellow leaders have created in the Gilead. अब क्या होता है कि काफी टाइम निकल जाता है एंड ऑफरेड डज नॉट गेट प्रेग्नेंट। तो जो सरीना है जो कमांडर की वाइफ है वो सजेस्ट करती है ऑफरेड को दैट शी शुड हैव सेक्स विद निक सीक्रेटली, एंड जो बच्चा होगा दैट चाइल्ड शुड बी पास्ड ऑफ एज कमांडर्स, के वो ये बोल के बताएंगे कि वो कमांडर का बच्चा है। जो सरीना है फिर प्रॉमिस करती है कि अगर ऑफरेड ऐसा करेगी, अगर वो निक के साथ इफ शी हैज सेक्स, देन सरीना will bring a picture of Offred's daughter। और ऑफरेड देन रियलाइजेस कि सरीना को शायद अब तक हमेशा से पता था कि उसकी बेटी एज इन ऑफरेड की बेटी कहाँ है। अब जिस रात को ऑफरेड को निक के साथ सोना होता है उसी रात को जो कमांडर है ऑफरेड को सीक्रेटली एक क्लब लेकर जाता है जिस क्लब का नाम है जेसीबिल्स करके, जहां पर जो कमांडर्स हैं वो बाकी प्रोस्टिट्यूट्स के साथ दे मिंगल। एंड जो ऑफरेड है she sees Moira working there. Remember Moira जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ऑफरेड की, so she sees Moira working there। और जो दोनों हैं ऑफरेड एंड मोयरा दे मीट इन अ बाथरूम। जो ऑफरेड है फिर उसको वहां पता चलता है कि जो मोयरा है शी वॉज कैप्चर्ड जस्ट बिफोर शी क्रॉस द बॉर्डर, जैसे कि वो बॉर्डर क्रॉस करने ही वाली होती है तो मोयरा को पकड़ लिया जाता है। और मोयरा ने ये लाइफ चूज करी है, जेसिबल में रहने की वाली जो लाइफ है, शी हैज चोजन दिस लाइफ ओवर बीइंग सेंट टू द कॉलोनीज। या तो उसको कॉलोनीज में भेज दिया जाता जहां पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को या फिर उन लोगों को भेजा जाता था जो कि गिलियाड को एक थ्रेट पोज करते हैं। तो बजाय इसके कि मोयरा को वहां भेजा जाए, मोयरा हैज चोजन टू वर्क इन द जेजिबल्स, दिस लाइफ इन द जेजिबल्स। और उस रात के बाद ऑफरेड कहती है दैट उसने मोयरा को फिर दोबारा कभी नहीं देखा। कमांडर ऑफरेड को ऊपर लेकर जाता है कुछ घंटों के लिए एंड दे हैव सेक्स इन व्हाट यूज्ड टू बी अ होटल रूम। और जो ऑफरेड है शी ट्राइज टू फेन पैशन। जैसे ही फिर ऑफरेड जेजिबल से वापस आती है देर रात को तो सरीना आती है और ऑफरेड को बोलती है दैट उसको निक के कमरे में जाना चाहिए। एंड देन ऑफरेड एंड निक दे हैव सेक्स एंड सून दे बोथ ऑफ देम लाइक निक एंड ऑफरेड वो फ्रीक्वेंटली दे स्टार्ट टू स्लीप टुगेदर बिना किसी की नॉलेज में आए। एंड ऑफरेड शी बिकम्स सो इन्वॉल्व्ड इन द अफेयर दैट शी इग्नोर्स ऑफग्लेन का रिक्वेस्ट। ऑफग्लेन का रिक्वेस्ट क्या था दैट वो इंफॉर्मेशन गैदर करे कमांडर से मेडे के लिए। मेडे रिमेंबर दैट अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग टू ओवरथ्रो गिलियाड। तो उसके लिए फिर होता क्या है, एक दिन सारी जितनी भी हैंडमेड्स हैं दे टेक part in a group execution of a supposed rapist supervised by Aunt Lydia and of Glenn she strikes the first blow। बाद में वो ऑफरेड को बताती है कि ये जो so called rapist था he was a member of Mayday and that she hit him
to put him out of his misery. Shortly उसके बाद ऑफ्रेड अगेन शी गोज आउट फॉर शॉपिंग और एक न्यू ऑफ ग्लेन उसको मिलती है, एक नई ऑफ ग्लेन उसको मिलती है, और ये जो नई ऑफ ग्लेन है शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेडे, और वो ऑफ्रेड को बताती है कि जो पुरानी वाली ऑफ ग्लेन थी शी हैंग्ड हरसेल्फ जब उसने देखा कि जो सीक्रेट पुलिस जो आइज है इट वॉज कमिंग फॉर हर। अब सरीना को घर पर पता चलता है ऑफ्रेड की जेजिबल वाली ट्रिप के बारे में, और वो उसको उसके कमरे में भेज देती है एंड शी सेज दैट यू विल बी पनिश्ड। तो ऑफ्रेड वेट्स देयर और वो देखती है कि जो आइज है, रिमेंबर आइज इज द सीक्रेट पुलिस फोर्स ऑफ गिलियाड, तो शी सीज अ ब्लैक वैन ऑफ द आइज कि वो आ रही है, एंड फिर जो निक है वो अंदर आता है और उसको बताता है कि ये जो आइज है दे आर रियली मेडे मेंबर्स जो उसको बचाने आए हैं, और ऑफ्रेड उनके साथ चली जाती है। कहाँ, प्रिजन में या फ्रीडम में, शी डज नॉट नो, उसको नहीं पता, एंड एज वी एज रीडर्स ऑल्सो डू नॉट नो कि उसका क्या बनता है, कि उसको जेल लेकर जाते हैं और इफ शी इज फ्रीड वी डू नॉट नो। नाउ इन द एंड द नॉवल क्लोजेस विद एन एपिलॉग फ्रॉम 2195, द ईयर 2195, ये जो 2195 है ये ईयर है, सन है, इस सन में आफ्टर गिलियाड हैज फॉलन, और जो this epilogue it's written in the form of a lecture given by a certain Professor Pixoto. I'm sorry, I do not know the pronunciation of this name. अब ये वाला जो प्रोफेसर है he explains the formation and customs of Gilead in an objective and analytical language. फिर वो डिस्कस करते हैं ऑफ्रेड की स्टोरी का जो सिग्निफिकेंस है एंड which has been found on cassette tapes in Bangor, Maine. This is the name of the place. This professor he suggests कि जो निक था probably he arranged ऑफ्रेड का escape, पर उसके साथ क्या हुआ, ऑफ्रेड के साथ क्या हुआ, what was her fate, that remains unknown. She could have escaped to Canada or England, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसको दोबारा से पकड़ लिया गया हो, she could have been recaptured. And this is how the novel ends. Now we come to discuss some of the important themes of the novel. Now जैसा कि आप देख सकते हैं एक important theme जो हैंडमेड्स टेल की है it is the presence and manipulation of power. जो गिलियाड है it's a theocratic dictatorship जहां पर पार जो है इट इज इम्पोज इंटायरली फ्रॉम द टॉप, वहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अपील की, जहां पर आप अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सके गवर्नमेंट से, कोई होप नहीं है कि कोई बाहर की पावर है वो इंटरवीन करेगी। अनदर इम्पोर्टेंट थीम इज सेक्सुअलिटी, जो फोकस है गिलियाडियन रिजीम का दैट इज ऑन द कंट्रोल ऑफ सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। दे एग्जीक्यूट, वहां पर गेज और लेस्बियंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, पोर्नोग्राफी को, सेक्सुअल क्लोथिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, दे किल अबॉर्शन डॉक्टर्स, डिवोर्स और सेकेंड मैरिजेस को आउटलॉ कर दिया जाता है, एंड दे रिचुअलाइज बिजार सेक्सुअल रिलेशंस which they believe are supported by the Bible. And in attempting to separate sex from sexuality, जो ये Gileadian regime है, it demonstrates both its underestimation of sexuality and the fear of sexuality. Religion and theocracy, तो जो गिलियाड है लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ थियोक्रेसी, अ गवर्नमेंट जहां पर चर्च और स्टेट बोथ आर कंबाइंड. Religious language, it enters into every part of the society, and religion, specifically the Old Testament, is also the justification for many of Gilead's most savage characteristics. जो ऑफ्रेड की जॉब है as a handmaid, it is also based on the biblical precedent of Rachel and Leah, जो कि उस सेंटर का नाम भी है if you would remember, where fertile servants can carry on adulterous relationships to allow infertile women like the commander's wife to have families. And also remember the ceremony कि each month before the ceremony जो commander है he reads from the Genesis justifying and moralizing the crude intercourse that will take place. And lastly, gender roles. Now like I said जो Gilead है it's a strictly hierarchical society जहां पर दोनों genders में काफी काफी difference देखने को मिलता है. As soon as जो ये जो Gileadian revolutionaries हैं, as soon as they take over, they fire all women from the jobs and drain their bank accounts, which leaves Offred desperate and dependent. लेकिन जो Luke है, however, he does not seem so furious इस वाली चीज को लेकर, which subtly suggests कि even good men like Luke, perhaps even they have misogynistic attitudes. Misogyny is a hatred of women. So even they have some embedded misogynistic attitudes. और जो Gilead है, and that Gilead merely
takes these common views to the logical extreme. And soon जो यहाँ की औरतें हैं, जो गिलियाड में रहने वाली औरतें हैं, they soon find कि उनसे सारी liberties ले ली गई हैं, from the right to choose their clothes to the right to read. जो गिलियाड है, it also institutionalizes sexual violence towards women. The ceremony again जहां पर जो कमांडर है he tries to impregnate Offred, क्या है वो? It's institutionalized adultery again and it's a kind of rape. जो Jezebel है जहां पर Moira काम करती है, it's what? It's like a whorehouse for the society's elite. So these were some of the important themes of the novel. I hope you understood the novel. If there's anything that you would like to ask or any suggestions or anything, you can comment below. Please do not forget to like the video, comment on it and subscribe if you are new to my channel. आप मुझे मेरे Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं. बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे.